ये कोरोना महामारी काल में विद्यार्थियों की दयनीय स्थिति को देखते हुए आप लोगों को और विद्यार्थियों को मुफ्त सेवा प्रदान करने का ये निश्चय किया गया है और सभी विद्यार्थियों को लाभ पहुँचे, इसके लिए विद्यार्थियों की सहायता से एवं सभी शिक्षकों की सहायता से वीडियो क्लिप बनाने का निर्णय लिया गया है, ताकि जितने भी विद्यार्थी हों कुछ न कुछ सबको लाभ मिले। इसी कड़ी में आप लोग को जीव विज्ञान का एक टॉपिक है जैव प्रक्रम या पोषण, उसके बारे में आप लोग को संक्षिप्त विवरण देंगे। इसमें आप लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का लाभ मिले। सबसे पहले जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है, इसके बारे में समझने के लिए आपको निर्जीव और सजीव में अंतर को समझना पड़ेगा। निर्जीव क्या है और सजीव क्या है। निर्जीव वैसे हैं जो जिसमें सांस लेने की प्रक्रिया हो, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते रहे, है ना, उसमें पोषण की आवश्यकता हो, ये सब जीव का सजीव का लक्षण है। सजीव में बहुत सारे आते हैं, कीड़े मकोड़े से लेकर बड़े बड़े पेड़ पौधे और बड़े बड़े जानवर भी सजीव में आते हैं। छोटे से छोटे एक कोशिकीय जीव भी होते हैं, बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। तो जीवित पदार्थ में अणुओं का विशेष प्रकार का संयोजन होता है, जैसे है ना न्यूक्लियोप्रोटीन अणुओं के साथ साथ अन्य तत्वों के अणु विशेष संयोजन होकर जीव द्रव का निर्माण करते हैं। जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं, जो जीवन का मूलाधार है। जीवन का मूलाधार क्या है? प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीव द्रव के बारे में। जीव द्रव के बारे में जानने के बाद में आपको जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। ठीक है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। अब अनुरक्षण टर्म को समझिए। अनुरक्षण टर्म एक हिंदी टर्म है, परंतु वो क्लिष्ट लगता है, भारी लगता है आपको। अनुरक्षण मतलब हुआ मेंटेनिंग। क्या हुआ? मेंटेन माने किसी को माने कुछ बनाए रखना, है ना, मेंटेन रखना, वही है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन में पूछा जाता है। 1 नंबर में आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा, जैव प्रक्रम। पहला पॉइंट जैव प्रक्रम, ये इंपॉर्टेंट हुआ है। वैसे वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण हो, वही क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, बहुत सारी क्रिया मनुष्य के द्वारा होती है, वे सब आता है। उसके बाद में हम लोग अगला टॉपिक आता है पोषण की क्रिया। और मनुष्य में बहुत सारे तंत्र हैं। बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारा तंत्र होता है, परिवहन तंत्र, है ना, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सारे सिस्टम हैं जिसके कारण बहुकोशिकीय जीव जंतु अपना जीवन यापन करते हैं। स्केलेटन सिस्टम, है ना, कंकाल तंत्र जिसको बोलते हैं, बहुत सारे तंत्र हैं जिसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। उत्सर्जन तंत्र हुआ, है ना, निष्कासन का भी एक तंत्र है ना, निष्कासन तंत्र, उसको उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। एक्सक्रीशन, श्वसन तंत्र हुआ, उसके बाद में पाचन तंत्र हुआ, तंत्रिका तंत्र हुआ। इस सारे तंत्र के बारे में आप लोग को कुछ न कुछ अध्ययन करना होगा। उसी कड़ी में ये है पोषण। पोषण क्या है? पोषण, है ना, पोषण वह विधि है जिसे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है। सिर्फ खा लेने से नहीं होगा, ग्रहण कर लीजिए और उपयोग नहीं किए तो वो पोषण नहीं कहलाएगा। ग्रहण करने के बाद उसका उपयोग होना चाहिए, है ना। पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। मान लें कोई ईटा पत्थर खा लिया, अब ईटा पत्थर खा लेने से उसका उपयोग ही नहीं हुआ तो पोषण हुआ नहीं। आप खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे, दाल खाएंगे, सब्जी खाएंगे,
इससे पोषक तत्व मिलेगा, उसका उपयोग होगा। खाने के बाद क्या होना चाहिए? उपयोग होना चाहिए। अगर खाने के बाद उपयोग नहीं हुआ तो वो पोषण नहीं हुआ। तब पोषण वह विधि है जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है तथा उसको उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। पोषण दो प्रकार का हुआ, पोषण दो प्रकार का हुआ, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण का इंग्लिश ऑटोट्रोफ, ऑटोट्रोफ न्यूट्रिशन, और परपोषण का हेटेरोट्रोफ न्यूट्रिशन कहलाता है। स्वपोषण ऑटोट्रोफ है ना, ऑटो में नहीं हुआ स्वयं, ट्रोफ मतलब होता है ना, ऑटोट्रोफ। ट्रोफ का अर्थ होता है न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफ मैंने स्वपोषण, ट्रोफ मतलब क्या हुआ? न्यूट्रिशन। दो शब्द से बना है स्वपोषण, स्व माने अपना, पोषण माने पोषक तत्व। तो जो अपने पोषण करे उसको कहते हैं स्वपोषण। तो स्वपोषण कौन करता है? सिर्फ हरे पौधे, याद रखेंगे, सिर्फ हरे पौधे जिसमें हरित लघु उपस्थित होता है वही स्वपोषण होता है, बाकी सब पर पोषण, इतना याद रखना है। सभी हरे पौधे, इन पौधों में एक प्रकार का रचना होता है, हरित लवक पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पिगमेंट जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल। स्वपोषण के लिए कितने चीज चाहिए? 4 चीज चाहिए। पहला हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट चाहिए, दूसरा सूरज की रोशनी, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा जल। ये 4 चीज रहेगा तभी स्वपोषण होगा। 4 चीज में एक चीज की भी कमी होगी स्वपोषण नहीं होगा। पेड़ पौधे सूख जाएंगे, जल जाएंगे, है ना, खत्म हो जाएंगे। तो स्वपोषण में 4 है ना, 4 उसका ये है। उसके बाद परपोषण आता है। परपोषण हेटेरोट्रोफ से बनाता है। हेटेरो मतलब कि पर दूसरे पर, और ट्रोफ मैंने पोषण, जो दूसरे पर पोषण निर्भर करे, हेटेरोट्रोफ कहलाता है ना। हेटेरोट्रोफ विषमपोषी उसको कहते हैं, विषमपोषी भी कहते हैं। परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, परपोषण कहलाता है। दूसरे स्रोत से प्राप्त करता है भोजन, किसी न किसी रूप से दूसरे स्रोत से प्राप्त करते हैं भोजन, उसको क्या कहते हैं? परपोषण। अब परपोषण के प्रकार के रूप में 3 प्रकार के होते हैं पोषण। परपोषण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला मृतजीवी, दूसरा परजीवी और तीसरा प्राणी संपोषण। 3 प्रकार के याद रखिएगा, है ना। पहला परपोषण 3 प्रकार के, पहले मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। अब मृतजीवी समझिए, मान लो कोई चीज मृत गया, मर गया, तो उसको कैसे होगा? मृत जीवी पर रहने वाला, माने जो सड़े गले पर जीवन यापन करने वाले मृत जीवी, जैसे कवक और बैक्टीरिया। कवक का बैक्टीरिया किस पर होता है? सड़े गले चीज़ों पर, मरे हुए चीज़ों पर अपना उसके सतह पर रह करके उसे कार्बनिक और घुलित अकार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करता है और उसको विघटित करता है ना। मृत जीवी, मृत जीवी में कौन कौन आया? कवक और बैक्टीरिया। इसको सैप्रोफाइट भी बोलते हैं, इसको सैप्रोफाइट बोलते हैं, डिकम्पोजर भी बोलते हैं इसको डिकम्पोजर पढ़ाए थे। मान ली कोई बड़ा बड़ा हाथी मर गया रोड पर, अगर डिकम्पोजर नहीं रहेगा तो हाथी हजारों साल तक वैसे ही रहेगा। वो क्या करता है? गलाने वाला बैक्टीरिया और फंगस मिल करके उसको जितना भी उसमें अणु है, तत्व है, उसको अलग कर करके, है ना। जो भारी है वो पृथ्वी के नदी में, या गैस है जो हवा में उड़ जाता है, जल है जो कि विघटित हो जाता है। ये तीनों को विघटित कर देता है। कौन? कवक और बैक्टीरिया, इसलिए सैप्रोफाइट उसको बोलते हैं। फिर परजीवी आता है ना। परजीवी परजीवी दूसरे पर निर्भर करे, परजीवी कहता है। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी से संपर्क में अस्थायी और अस्थायी रूप से भी रहता है और अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। क्या कहलाता है? परपोषी। एगो उसमें होस्ट होता है, एगो घोस्ट होता है ना। होस्ट, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको होस्ट कहते हैं। ठीक है। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? होस्ट कहलाता है, वह होस्ट कहलाता है। बहुत सारे मनुष्य में कौन कौन रहता है? मनुष्य में बहुत सारा रहता है। आप बाल में जू रहता है, जू देखियो, ढिल्ला जिसको बोलते हैं, जू देखते होंगे। खटमल भी है,
ये सब परजीवी है। तो ये तो बाहर में हुआ, आंतरिक भी रहता है, पेट में कृमि, गोल कृमि, फीता कृमि, सब पेट का जोक हुआ ना। मृतजीवी, परजीवी, प्राणी सम पोषण। परजीवी में हम लोग इस प्रकार के पोषण से जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना, है ना, रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, परजीवी। परजीवी में मनुष्य के ऊपर रहने वाला है। ऊपर में कौन रहता है, ढिल्ला लीख ऊपर रहता है पेट में, खटिया में रहता है, खटमल रहता है, उसमें मनुष्य पर रहता है। आजकल मच्छरों गिन सकते हो, परजीवी है वो, पैरासाइट है। और दूसरा है गोल कृमि, फीता कृमि, परजीवी है ना। मलेरिया, हिस्टोलाइट, टेप वर्म सब है परजीवी है। कवक, जीवाणु, ये सब। एक पौधे में भी परजीवी है। ये सब तो जंतु हुआ, जीव है ना। पौधे भी है एक परजीवी, आप लोग देखे होंगे, सवाई की तरह पेड़ पर रहता है, पीला पीला अमरबेल। हाँ सर, वो परजीवी है, अपना भोजन नहीं बनाता है। वो क्या करता है, दूसरे पेड़ पर रह करके वो अपने, है ना, उसे अवशोषण करता है। बैर के पेड़ पर रहता है, तूत के पेड़ पर रहता है, बहुत सारा पेड़ पर रहता है, मैंने छोटे छोटे झाड़ियों पर रहता है। अब देखिए परजीवी समझ में आ गया। परजीवी के बाद प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण का इंग्लिश होता है होलोजोइक, ठीक है। होलोजोइक, होलो का अर्थ होता है पूर्ण रूप से या पूरी तरह, है ना। जोइक का होता है जंतु जैसा, ठीक है। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करे, ठोस या तरल के रूप में अपना ग्रहण करेगा, उसको कहेंगे प्राणी संपोषण। ठोस के रूप में कौन कौन करता है भोजन भाई, अमीबा भी करता है ठोस के रूप में। देखते हो कोई पार्टिकल को सीधे निगल गया था, फिगर भी बनाए थे, तो अमीबा भी क्या है, प्राणी संपोषण है। वो दूसरे में आता है, लेकिन प्राणी संपोषण में भी उसको रख सकते हैं। उसके बाद आदमी, बड़े बड़े जीव जंतु जितना है वो सारी होलोजोइक। पेट हो गया झोला की तरह, पूरा डालिए उसमें, ईटा पत्थर की तरह एकदम, चीनी का ढेला डाल लीजिए, गुड़ का ढेला डाल लीजिए, भात रोटी जितना हुआ बड़ा बड़ा ठेकुआ डाल लीजिए, ये सब ठोस और तरल के रूप में पानी पी लीजिए, जूस पी लीजिए, कोका कोला पी लीजिए, है ना। इस तरह प्राणी संपोषण। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस और तरल के रूप में, है ना, जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि को, है ना, क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। तीसरा पोषण आप समझ में आ गया। परजीवी, है ना, परपोषी समझ में आ गया। परपोषी कितना प्रकार के, 3 प्रकार के, कौन कौन, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। मृतजीवी में कौन कौन आया, कवक और बैक्टीरिया आ गया। हाँ, फिर परजीवी में कौन कौन आ गया, गोल कृमि, फीता कृमि, मलेरिया, मच्छर हो गया, मच्छर हो गया। फिर पेड़ पौधे में कौन आ गया, पेड़ पौधे में आ गया अमरबेल हो गया, अमर बेल हो गया, अमर बेल, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे पौधों में पोषण। पौधों में पोषण होने के लिए 4 चीज की आवश्यकता होती है। कौन कौन, पौधे में पोषण में कौन कौन आएगा, पौधे में पोषण के लिए 4 चीज। पहला हरित लवक, जिसको क्लोरोफिल भी बोलते हैं, क्लोरोफिल भी बोलते हैं इसको। दूसरा सूरज का प्रकाश, तीसरा CO2 और चौथा जल। ये चारों नहीं रहेगा तो क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। ये चारों की उपस्थिति में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, लेसन, है ना, प्रकाश संश्लेषण होगा। चारों में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब हो जाएगा इसमें, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, प्रकाश संश्लेषण, है ना, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में 4 आवश्यकता है, हरित लवक, सूर्य की प्रकाश और, है ना, जल और कार्बन
डाइऑक्साइड। सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश में सरल कार्बन अणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बन अणु ग्लूकोज में होता है। मतलब कि इसमें 6 गो CO2, हाँ सर, 6 गो CO2, 12 गो पानी H2O मिल कर करके क्या होगा, इसमें हरित लवक, सूर्य प्रकाश और हरित लवक ये मिल गया तो बना दिया कौन सी, ग्लूकोज। क्या बना देगा, एगो ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 याद रखिएगा। ये ग्लूकोज बनाया और 6 गो ऑक्सीजन बना देगा, 6 गो ऑक्सीजन और 12 गो पानी बना की 6 गो ऑक्सीजन और 6 गो पानी बनाया, 6 गो ऑक्सीजन और 6 गो पानी बनाएगा। फार्मूला समझ लीजिए, 6 को कार्बन डाइऑक्साइड मिला, 12 को पानी मिलेगा, सूर्य के प्रकाश और हरित लवक मिलेगा तो 1 गो ग्लूकोज बनाएगा, 6 गो ऑक्सीजन और 6 गो जल के अणु का निर्माण करेगा और प्रकाश संश्लेषण इसी को कहेंगे। यही सूत्र है जो कि रासायनिक समीकरण है प्रकाश संश्लेषण का। ये खूब पूछा जाता है, ये खूब पूछा जाता है, खूब पूछा जाएगा जी। इसको पूछने के लिए खूब पूछता है ये वाला प्रश्न में। इसको एक बार और लिख देते हैं आपको, है ना, साफ साफ एकदम आप लोग को दिखाई देने लगे। ताकि लिखिए 6 गो क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, 12 गो पानी H2O मिल करके क्या बना देगा, एगो ग्लूकोज C6H12 और O6 प्लस बनाएगा 6 गो पानी प्लस 6 गो ऑक्सीजन और 6 गो पानी बना देगा। इतने जी बनेगा। और यहाँ पर होएगा कौन जी, सूर्य प्रकाश और हरित लवक, इतने याद रखिएगा। आ रहा है समझ में। इसी को प्रकाश संश्लेषण का समीकरण कहते हैं। इसको खूब पूछा जाता है। इसमें बोलना होगा कि प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनता है, इतने याद रखना है। फिर प्रकाश संश्लेषण में पत्तों पर बनता है ना, तो पत्ते का बनावट भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो पत्ते के बनावट में सबसे पहले जो पत्ते रहते हैं, पत्ता देखते होगे ऊपर में चिकना रहता है तो उसको कुटकिल कहते हैं। उसके नीचे में एपिडर्मिस होता है ना। फिर जाइलम और फ्लोएम होता है, उसी में होते हैं अस्टोमाटा। पत्ते सांस किसे लेते हैं, अस्टोमाटा के द्वारा सांस लेते हैं। तो अस्टोमाटा का बनावट में 2 गो गार्डा सेल से बनता है। किसे बनता है, 2 गो गार्डा सेल से बनता है अस्टोमाटा जी, है ना। तो गार्डा सेल से बनता है। अस्टोमाटा किसे बनता है, अस्टोमाटा जो बनता है 2 गो गार्डा सेल, कौन सेल, गार्डा सेल से बनता है। गार्डा कोश का 2 गो रहता है इसमें, और उसी के बीच में 6 भरा। तो देखो ये अस्टोमाटा हो जाता है 2 प्रकार के, एगो रेगिस्तानी एगो होता है जहाँ खूब पानी पड़ा वहाँ, तो जहाँ पानी नहीं पड़ेगा वहाँ पुष्ट रहेगा, मोटा मोटा रहेगा। और जहाँ रेगिस्तान कम पानी पड़ेगा वहाँ क्या रहेगा, पतला पतला रहेगा, है ना। तो जहाँ पानी मिलेगा उसको मोटा मोटा रहेगा उसका हाथी, अस्टोमाटा, है ना, मोटा मोटा बनेगा। ठीक है, उसका फिगर ऐसा मानी कि एकदम टर्जिड, इसको कहते हैं टर्जिड। और जहाँ पर पतला मानी कि रहेगा वहाँ पर पतला पतला बनेगा। जहाँ कम पानी मिलेगा वहाँ पर क्या रहेगा, पतला पतला रहेगा, है ना, अस्टोमाटा। तो इसको कहते हैं टर्जिड, इसको कहते हैं सेकेंड। कौन सा, टर्जिड अस्टोमाटा फूला हुआ और इसको सिकुड़ा हुआ, है ना, सेकेंड अस्टोमाटा कहेंगे इसको। ठीक है, टर्जिड, इसको नाम में लिख लो, स्फीति टर्जिड, है ना, TRGID टर्जिड, है ना, टर्जिड अस्मो टर्जिड, टर्जिडिटी इसको टर्म को देता है, टर्जिडिटी या फूला हुआ अस्म, जो भी बोलिए, है ना, ये रहता है। और रेगिस्तान वाला में कैसे रहेगा, सेकेंड अस्टोमाटा रहता, पतला पतला रहेगा। क्या रहेगा, पतला पतला रहेगा, हल्का हल्का, है ना, लंबा लंबा पतला पतला रहेगा। उसमें एकदम उसका जो मुंह भी रहेगा ना एकदम कम रहेगा ताकि पानी कम निकले,
कम निकलेगा पानी ना, आने ज़्यादा निकलेगा तो पेड़ में सूख जाएगा। इसलिए वहाँ का बनावट में, वहाँ के पत्तों के बनावट में क्या रहता है, सेकंड स्टमाटा होते हैं। इतना बात के बाद में आपको प्रयोग में दिखाना पड़ेगा कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़रूरी है, क्लोरोफिल क्यों ज़रूरी है ना, क्लोरोफिल क्यों ज़रूरी है, ये सब, और सूर्य की प्रकाश क्यों ज़रूरी है, ये सब दिखाने के लिए क्या करिएगा, आप कोई पेड़ को अंधार में रख दीजिए, वो ऐसे ही मर जाएगा। पानी दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड साफ दीजिए, आप धूप में नहीं दीजिए तो क्या होगा, पेड़ सूखेगा ना जी। तो पहला प्रयोग हो गया। दूसरा प्रयोग, एक ऐसा पौधा लीजिए जो कुछ भाग पीला हो कुछ भाग हरा हो। तो क्रोटन का पेड़ आप लोग देखे होंगे, चिट्टी चिट्टी पीला पीला रहता है। तो जहाँ पीला पीला होता है वहाँ पर उसको घेर लीजिए, उसको घेर दीजिए, पीला पीला है वहाँ पर, और जहाँ हरा हरा है उसको अलग चिन्हित कर लीजिए। तो क्रोटन का पौधा लीजिएगा, क्रोटन का पौधा लीजिएगा, मान ले कि ये भाग पीला है तो उसको अलग अलग घेर दीजिए डॉट से, है ना, पीला भाग को अलग अलग घेर दिए। उसको क्या करिए, उसको फिर हल्का अल्कोहल में उसको उबाल लीजिए। अल्कोहल में उबालने के बाद में उसको क्या करिए, उसको फिर धो लीजिए बढ़िया से। अल्कोहल में उबालने के बाद में धो कर करके उसमें आयोडीन डालिए। क्या डालिए, आयोडीन डालिएगा। आयोडीन का जब डालिए, उसको डिश प्लेट पर रख करके, शीशा के प्लेट को पेट्री डिश पर रख कर करके पतवा को, है ना, अब इस पर क्या डालिए, आयोडीन डालिए। आयोडीन जब डालिएगा तो देखिएगा जौन भाग, क्या जौन भाग में हरियर था वहां पर नीला काला हो गया, नीला काला हो गया, और जहां पर घेरल था पीला था वहां पर नीला काला नहीं हुआ। इससे पता चला कि जहां नीला काला हुआ वह स्टार्च बना, ग्लूकोज रहा, वहां से रिएक्शन किया आयोडीन और काला और नीला अवक्षेप दिया। लेकिन जहां पर ग्लूकोज है ये नहीं है वहां पर क्या देगा, नीला। इसलिए साबित हुआ कि जहां पर क्लोरोफिल रहेगा, जहां पर क्लोरोफिल रहेगा वहां पर भोजन का निर्माण हुआ, और जहां पर क्लोरोफिल नहीं हुआ वहां पर भोजन का निर्माण नहीं हुआ। पहला प्रयोग हो गया। दूसरा प्रयोग में कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रूफ करिए, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है। तो एगो लंबा पत्ता वाला एगो पेड़ लिए, लंबा पत्ता वाला लिए, और एगो बोतल लिए बड़का मुंह वाला। बोतल में उसको कॉर्क से फिट कर दो। क्या करो, कॉर्क से फिट करो। आधा पत्ता अंदर और आधा पत्ता बाहर। आधा पत्ता अंदर और बाहर जब जैसी होगा, आधा पत्ता बाहर आधा पत्ता जैसे बड़ा पेड़ ले लीजिए ना जी, गमला में बड़ा पेड़ वाला, है ना, बड़ा पेड़ वाला कोई पत्ता हुआ है, इतना बड़ा पत्ता हुआ, है ना, तो इसको बोतल में एगो स्टैंड कर 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 करके बढ़िया से ये देखो फिट कर लीजिए, एगो बोतल बड़का हो कर करके, ठीक है ना, फिट हो गया। कॉर्क लगा करके इसको पैक कर दीजिए ताकि अंदर हवा का बाहर नहीं, स्टैंड लगा करके फिट कर लीजिए। आए समझ में? जब ये फिट हो गया अंदर स्टैंड लगा करके बोतल को, अब इसमें इसमें एक डाल लेते KOH, वो केमिकल होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक केमिकल होता है, उसको डाल दिए इसमें। तो क्या होता है ना, जितना भी अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड है सब अवशोषण कर लिया। तब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड शोषक केमिकल। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में तो प्रूफ हुआ, पत्ता हरा है और सूर्य की रोशनी ऊपर से आ रहा है, तो सब कुछ तो मिल रहा है। उसको जल मिल रहा है, यहाँ से थी जड़ से थी जल मिल रहा है ना, सब मिल रहा है इसमें, और जल मिल रहा है, धूप मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ नहीं मिल रहा है। हरा पत्ता है, ये 3 चीज में है। अब कुछ दिन 15 दिन इसको छोड़ दीजिए, एक हफ्ता छोड़ने के बाद में फिर उसको तोड़ लीजिए। तोड़ करके फिर से अल्कोहल में उबाल कर 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 करके हल्का पेट्री डिश में फिर से उसको रखिए। अब पेट्री डिश में फिर से रख करके उसको पत्ता को आप फिर से आयोडीन डालिए। जब आयोडीन डाले इस पर बूंदे बूंद, ठीक है, तो देखे कि बाहर वाला भाग हुआ जो काला नीला हुआ और अंदर वाला भाग नहीं हुआ। इससे साबित हुआ कि बाहर वाले भाग में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, इसलिए उसमें भोजन का निर्माण हुआ, और अंदर वाले भाग में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा था, क्योंकि अंदर वाला भाग में तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए थे जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण हो गया था। तो अंदर वाले भाग में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला, इसलिए उसमें भोजन का निर्माण नहीं हुआ। दूसरा प्रयोग हो गया, समझ में आया? जब ये सब प्रयोग करने के बाद में पर लिए, और सूर्य वाला तो करिए ले, सूर्य को अंधेरा में रख दीजिए, अब पानी नहीं दीजिए तो सूख जाएगा ऑटोमेटिक। तो दोनों को प्रयोग करना है नहीं, 2 को करना था, वो आप लोग कर लिए। एक क्या था, हरित लवक आवश्यक है, हरित लवक आवश्यक है। उसमें किस पौधे का उपयोग किए,
क्रोटन का पौधा का उपयोग किया। आधा पीला पीला रंगीन पौधा था, है ना, तो पियरका में नहीं भोजन बना, हरियरका में भोजन का निर्माण हुआ, क्योंकि हरा वाला पौधा है जो आयोडीन डालने पर क्या हुआ, वो काला नीला अपक्षेप दिया। चलिए, अब उतना करने के बाद में हम लोग प्रकाश संश्लेषण को समझने के बाद में जंतुओं में पोषण आइए। जंतुओं में पोषण, तो जंतुओं में पोषण के लिए अमीबा में पोषण हमारे, किसमें, अमीबा में। एक कोशिकीय में सबसे पहले पोषण लीजिए। तो एक कोशिकीय में पोषण लेने के लिए तो एक कोशिकीय कैसा होता है, ठोस के रूप में लेगा। कौन लेगा, अमीबा क्या है, ठोस के रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है। तो जब ग्रहण करता है उसको अंतर्ग्रहण, और जब भोजन निष्कासन किया उसको क्या बोलते हैं, जब भोजन निकाला गया बहिष्करण। बहिष्करण, निष्कासन, बहिष्करण, निकाल दिया, है ना। इंगेशन, एक्सक्रिएशन, है ना, इंगेशन लेना, एक्सक्रिएशन निकालना, ये हुआ। तो अमीबा कहाँ से भोजन ग्रहण करता है, तो कुटपाद से। वो चलता भी है तो कुटपाद से, माने अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, जिस अगला भाग जो चलता है ना उसको कहते हैं, उसको कुटपाद कहते हैं, ठीक है। उसी तरह एक पैरामेशियम है, पैरामेशियम है जो कि चारों तरफ रोया रोया बनावट होता है, उसको सिलिया कहते हैं। पैरामेशियम के चारों पट्टी क्या होता है, सिलिया होता है चारों पट्टी उसको, और उसका एक मुख होता है, उसको साइटोस्टोम बोलते हैं, साइटोस्टोम होते हैं। तो सिलिया का बनावट कैसा होता है, चप्पल की तरह होता है। सिलिया का बनावट कैसा होता है, चप्पल की तरह होता है। सिलिया कैसा है, एक कोशिकीय जंतु है। अमीबा कैसा है, एक कोशिकीय जंतु है। यूग्लिना भी एक कोशिकीय, बहुत सारे एक कोशिकीय है जो एक ही कोशिका में अपना जीवन यापन करे, एक कोशिकीय जंतु कहलाते हैं। हाँ सर, रट जाना है ना। एक ही कोशिका में अपना जीवन यापन करे उसको एक कोशिकीय, हाँ एक कोशिकीय कहते हैं। तो एक कोशिकीय में होता है अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण, तीनों चिन्ह हो जी। खाया, पचाया और निकाला। अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण, तीन चीज होते हैं। जब इतना करने के बाद में एक पैरामेशियम के मुंह को क्या कहते हैं, साइटोस्टोम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके ऊपर में रोए जैसा रहता है उसको क्या कहते हैं, सिलिया, सिलिया, है ना, उसे क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं। इस सब बात पर ध्यान देना होगा जी। अब आइए मनुष्य में पाचन तंत्र। मनुष्य में पाचन तंत्र आ गए, मनुष्य में पाचन तंत्र की ओर आए। मनुष्य में पाचन तंत्र के लिए मनुष्य का पाचन तंत्र कहाँ से शुरू हो जाता है, तो मुंह से ही शुरू हो जाता है। मुंह में लार निकलता है, टाइलिन, और वो लार है जो कि स्टार्च से रिएक्शन करना शुरू करता है, और मुंह से ही पाचन तंत्र उसका शुरू हो जाता है। लार का बात आया तो लार ग्रंथि कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, है ना, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड, है ना। पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, ये 3 लार ग्रंथियां हैं, 3 लार ग्रंथियां हैं। अब एक प्रश्न आता है दांत कितने प्रकार के हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, है ना। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। इतने दांत भी 4 प्रकार के। उसके बाद जीभ आता है। जीभ में है जो कि दाने दाने जो देखते हो जीभ का ऊपर में, उसको वर्ड बोलते हैं, कली, उसी में टेस्ट होता है, स्वाद जो लगता है उसी में टेस्ट उत्पन्न होता है, वर्ड, है ना। स्वाद कलियां, टेस्ट वर्ड उसको बोलते हैं। अब जीभ में पूछता है कि तीखा कहाँ का उसका होता है, तीखा जो है वो भीतर कंठ के पास में जो अंदर भाग होता है उसे तीखा का, नमकीन अगला भाग का होता है ना। ये सबका पहचान है, कौन कहाँ से थी, कौन स्वाद लिया जाता है, उसके बारे में आप लोग जानेंगे। देखिए स्वाद में जैसे मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा आदि ज्ञान होते हैं। जीभ अपनी गति को भोजन से निगलने में मदद करता है। क्या करता है, भोजन निगलने में मदद करता है। फिर आते हैं दांत का बनावट। क्या आता है, दांत का बनावट। दांत में देखते होंगे, दांत का बनावट में होते हैं जैसा कि मान लीजिए उसको जो सबसे ऊपर रहता है उसको सिर या शिखर कहते हैं, बीच के भाग को गर्दन कहते हैं, है ना। और जो दांत के बीच में जो होता है, जो दांत का बनावट ऐसे ले लीजिए, दांत का बनावट ऐसी ना, हाँ सर, है? तो ऊपरी वाला को क्रॉन बोलते हैं, है ना।
क्या बोलते हैं? क्राउन। सिर या शिखर, बीच वाला को गर्दन, है ना। और उसके अंदर में जो हुआ पल्प कैविटी, इसके अंदर में पल्प कैविटी होता है। क्या होता है? पल्प कैविटी। इसको क्राउन बोलो, इसको नेक बोलो, ग्रीवा, है ना, ग्रीवा बोलो, इसको सिर बोलो, है ना, सिर बोलो या शिखर बोलो, क्या बोलो? शिखर या सिर। अंदर में जो हुआ उसको पल्प बोलते हैं। क्या होते हैं? पल्प बोलते हैं, पल्प कैविटी उसको बोलते हैं, है ना। मज्जा गुहा, प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है, उसके पर दंतास्थि हड्डी होते हैं, है ना, डेंटाइन उसको कहते हैं। देखिए आदमी के सबसे कठोर भाग दांत के ऊपर जो व्हाइट दिखता है ना, हल्का पारदर्शी, उसको इनेमल कहते हैं। वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, इनेमल। उसका क्या नाम है? इनेमल। वो सुरक्षा प्रदान करता है। आदमी के 32 दांत होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर को कर्तन कहते हैं, कैनाइन को भेदक कहते हैं, प्रीमोलर को अग्रचर्मनक और मोलर को चवर्णक बोला जाता है। इस प्रकार दांत 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरेटिड लार ग्रंथि। 3 प्रकार के लार ग्रंथि होते हैं। उसके बाद आता है ग्रसनी, जहाँ पर उसको फैरिंग्स बोला जाता है ना। मुख गुहा के पिछला भाग को क्या कहते हैं? ग्रसनी बोलते हैं, ठीक है। निगल द्वार उसमें यहाँ पर बनता है, निगलने वाला निगल द्वार, उसको गुलेट बोला जाता है ना। उसको कंठ द्वार भी बोलते हैं, ठीक ना, कंठ द्वार। इपिग्लोटी इस तरह आता है। उसके बाद आते हैं ओसोफेगस। अब देखो फिगर बना देते हैं मुंह का। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आवे तो समझ में आए बोलिए। हाँ, कोई है समझ में? यहाँ पर देखिए, इसको अमाशय बोलते हैं। यहाँ पर होता है पत्ते जैसा बनावट, जिसको पेंक्रियाज बोलते हैं, ठीक ना। हाँ, यहीं पर होता है लीवर। क्या होता है? लीवर। लीवर के नीचे होता है गोल ब्लैडर, ऐसे आता है, यहाँ पर आकर के जुटता है ना। यहाँ पर ऐसे आके गॉल ब्लैडर में आके जमा होता है, गॉल ब्लैडर से जा करके फिर इसमें भी आता है, इस तरह लीवर। सबसे बड़ा ग्रंथ लीवर होता है। इसको और थोड़ा छोटा बनाओ, अथी बनाओ, है ना। इसको थोड़ा सा और बड़ा होता है, लेकिन उतना बड़ा ऐसे लेकर के आधा से ऐसे करके बनाइए, है ना। 3 हाँ, गॉल ब्लैडर बना दीजिए ऐसे कर करके। चलिए, ये हो गया अमाशय। स्टोमक कहते हैं। स्टोमक को भी 3 भाग में बांटा गया। ये ग्रसनी है जी, ग्रसनी, ठीक ना। ग्रसनी को ओइसोफेगस बोला जाता है। स्टोमक को भी 3 भाग में बोला जाता है। ऊपर वाला को कार्डियक, फंडिक और यहाँ से निकलने वाले को पाइलोरिक बोला जाता है। मतलब कि जहाँ पर छोटी आंत और अमाशय का कनेक्टिंग लिंक रहता है, उसको क्या कहते हैं? पाइलोरिक। यहाँ पर कार्डियक वाल्व होता है, जो ऊपर आने में, ऊपर फेंकने, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब वोमिटिंग से रोकता है। कौन? कार्डियक वाल्व, है ना, कार्डियक स्फिंक्टर इसको कहते हैं। तो अमाशय को कौन भाग में? 3 भाग में। कौन कौन? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। अमाशय को क्या भाग में? 3 भाग में। इसको कह दिए कार्डियक, कार्डियक, इसको फंडिक, इसको कहते हैं पाइलोरिक, ठीक है। 3 भाग में हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आ गया छोटी, जब मिक्सर हो गया, इसको कहते हैं अग्नाशय या डिओडनम। डिओडनम, यहीं पर डिओडनम में लीवर मिला और पेंक्रियाज मिला।
यही पेंक्रियाज है जिसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिससे चिनिया रोग हो जाता है। इसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा सेल होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं जिसमें बहुत सारे एंजाइम का निष्कासन होता है इसमें से। और यहाँ पर लीवर हुआ, लीवर ऊपरे में होता है, यहाँ पर गॉल ब्लैडर होता है, लीवर से वाइल बनता है, लीवर से वाइल बनता है, और वाइल है जो कि इसमें जमा होता है, फिर से इसको छोटी आंत में आकर के अग्नाशय में आकर के मिलते हैं। अब देखिए फंडिक में एक सेल होते हैं ऑक्जेंटिक सेल। कौन सेल? ऑक्जेंटिक सेल, जिसमें HCl का निर्माण होता है, HCl का निर्माण होता है। कौन सेल से? ऑक्जेंटिक सेल से। अब इसमें आता है एक जठर रस, किसे कहते हैं? जठर रस किसे कहते हैं? तो जठर रस में तीन होता है, तीन चीज होता है। पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मिप्सेल और पेप्सिनोजेन, तीन चीज का मिक्सर मैंने म्यूसिलेज है ना, मिल करके क्या बनता है? जठर रस का निर्माण करना। क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, जठर रस किसे कहते हैं? तो जठर रस में क्या चीज होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनोजेन और म्यूसिलेज, ये तीनों का मिक्सचर को जठर रस कहते हैं। ठीक है, पहला हो गया। तो तीन का लफड़ा बताया था ना, तीन गो कौन चीज? तीन गो लार ग्रंथि, तीन गो लार ग्रंथि हो गया, यहाँ पर इपिग्लोटिक कंठ द्वार हो गया, है ना, जीभ हो गया, तो ओइसोफेगस, ग्रसनी और ये हो गया स्टोमक। ये क्या हो गया? स्टोमक के, है ना, स्टोमक हो गया। उसके बाद में ये आ गया डियोडेनम, डियोडेनम के बाद में छोटी आंत को तीन भाग में बांट गया, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम, ये भी तीन गो। छोटी आंत को भी तीन भाग में, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम, छोटी आंत भी तीन आंत में। स्टोमक को भी तीन भाग में, स्टोमक आमाशय को भी तीन भाग में। कौन कौन? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। फिर छोटी आंत भी तीन भाग में, है ना, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। अब यहाँ पर इसको कहते हैं सिक्कम, जहाँ पर मिलता है ना बड़ी आंत तो छोटी आंत, उसको कहते हैं सिक्कम। बड़ी आंत छोटी आंत मिलता है उसको क्या कहते हैं? सिक्कम। उसी जगह एक अंगुली नुमा बनावट रहता है, उसको कहते हैं कौन सी? अपेंडिक्स। यही अपेंडिक्स है, ठीक है, अपेंडिक्स होती है। अभी अपेंडिक्स से कोलोन हुआ, इसको क्या कहते हैं? कोलोन ऊपरगामी, क्षैतिजगामी, अधोगामी। यहाँ पर मलाशय और मलद्वार होता है। तो देखिए भोजन का जो पाचन क्रिया हुआ वो सिर्फ छोटी आंत में होता है, अवशोषण सिर्फ बड़ी आंत में होता है। ठीक है, अवशोषण बड़ी आंत में होता है। ठीक है, तो अवशोषण में बड़ी आंत में, है ना, कोलोन, रेक्टम और एनस, माने मलद्वार, मलाशय और मलद्वार, तीन चीज आते हैं। इस तरह तुमको पाचन तंत्र पूरा होगा। इसमें अब एक बनावट है भिलाई। अवशोषण किससे होता है? अंगुलीनुमा बनावट होता है छोटी आंत में, रसानुकरण जिसको कहते हैं, उसके द्वारा पोषण होता है। इसमें एक बात और है, यहाँ पर देखते हो हुचकी लगता है कभी कभी खाने समय, है, तो इसमें जो भोजन जो जाता है वो कौन गति से जाता है? क्रमानुकुचन गति से जाता है। भोजन क्रमानुकुचन, एगो फैला फिर टुकड़ा, फिर फैला फिर टुकड़ा, ऐसे कर करके भोजन का ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी में भोजन कैसे जाता है? पेरिस्टालाइसिस मोशन, इसको कहते हैं क्रमानुकुचन गति। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रमानुकुचन गति से भोजन जाता है। और डियोडेनम का बनावट कैसा होता है? सी आकार का होता है। यहीं पर मिलता है क्या चीज? यहाँ पर पेंक्रियाज मिलता है। हाँ, इसको लंगरहंस की दीपिका भी बोलते हैं, जिसका बनावट पत्ते की तरह होता है। कोई निश्चित बात है, इसी में से क्या निकलते हैं? इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से निकलते हैं? पेंक्रियाज से, है ना, अल्फा बीटा सेल से निकलते हैं वो सब, उस सेल का आगे का चीज है। अब देखिए भोजन है जो कि इसमें HCl है, तो यहाँ पर भोजन अम्लीय रहेगा। भोजन कैसा रहता है आमाशय में? अम्लीय। अभी भोजन जब जाएगा छोटी आंत में और ये पीत मिलेगा तब ये हो जाएगा क्षारीय। तो पहले कायम, अब हो गया कायल। पहले कायम, अब हो गया कायल होता है। देखिए आमाशय में भोजन गाढ़े लेय की तरह होता है, उसको कायम कहते हैं। यह आमाशय है ना, पाइलोरिक क्षेत्र से छोटे कहाँ पर होती है? छोटी आंत में होते हैं। जब पीत मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? कायल कहते हैं।
का उसको क्या कहते हैं? काइल उसको कहते हैं। आगे समझ में? छोटी आंत को कितने भाग में बांटे? छोटी आंत को कितने भाग में? 3 भाग। कौन कौन? डियोडनम, जेजनम और इलियम। डियोडनम कैसा होता है? सी आकार के, जेजनम जे, और इलियम तो बहुत बड़ा, हाँ सर, है ना, बहुत बड़ा होता है। जठर रस का निर्माण 3 लीटर प्रतिदिन होता है जी। हाँ सर, जठर रस जो है बनते हैं ना आमाशय में, तो 3 लीटर एक वयस्क मनुष्य में निर्माण होता है। 3 लीटर प्रतिदिन उसका निर्माण होता है। देखिए, छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर, छोटी आंत की लंबाई कितना मीटर? 6 मीटर, और 2.5 सेंटीमीटर मोटा, 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। मन उसका जो छेद होता है 2.5 सेंटीमीटर का रहता है, और 6 मीटर लंबा होता है। यकृत है जो कि सबसे बड़ा आती है। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? यकृत, लीवर। लीवर सबसे बड़ा ग्रंथि है, यकृत। फिर आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत को भी 3 भाग में बांटा गया है ना, 1.5 मीटर का होता है। इस तरह तुम्हारा पाचन तंत्र है जो कि समाप्त होता है। चलिए ठीक है।